नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें, वो खबरें जिसका पूरी दुनिया पर असर हो रहा है। क्योंकि आपको पता है दुनिया में इस वक्त बहुत हलचल मची हुई है। अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका का टैरिफ वॉर, रूस अमेरिका में तनाव, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, ईरान में तख्ता पलट की खबर। इस वक्त दुनिया में ऐसी हलचल मची हुई है जैसे दुनिया एक कयामत के दरवाजे पर खड़ी हो। तो वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले झलक देख लेते हैं, ग्लिम्स देख लेते हैं खबरें क्या हैं। सबसे पहले खबर, समंदर की लहरों के साथ साथ दुनिया की राजनीति में जिसने तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि खुले समुद्र में एक बार फिर अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। तेल टैंकर पर कब्जा और उसके साथ ही शुरू हो गया है तेल का सबसे खतरनाक खेल। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अब तेल भी अमेरिका की शर्तों पर बिकेगा। सवाल यह नहीं कि टैंकर किसका है, सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब दुनिया का मालिक बनना चाहता है, दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हां, पहले यह काम कंबल ओढ़कर अमेरिका करता था, यानी कि बिहाइंड द डोर करता था, लेकिन अब खुले आम कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है? इससे वर्ल्ड वॉर 3 का सीन बनता दिख रहा है। एक बड़े युद्ध की आहट दिख रही है। कच्चा तेल अब एनर्जी नहीं, हथियार बन चुका है। इसलिए वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको बताएंगे कि क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ जा रही है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के पृष्ठभूमि को अगर आप देखें, इतिहास को देखें, वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास को देखें, जिसको आज हम डिटेल से आपके सामने रखेंगे, ये दोनों विश्व युद्ध भी तुरंत शुरू नहीं हुए थे। ऐसे ही छोटे छोटे एस्केलेशन के बाद ये युद्ध शुरू हुए। और यही बात रूस भी कह रहा है कि पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध अचानक से शुरू नहीं हुआ था। इसी तरह की छोटी छोटी हरकतों को जोड़कर ही वो विश्व युद्ध बने। और एक बार फिर से ऐसे ही उकसावे वाली कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जा रही है। वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे तेल, ताकत और टकराव की वो कहानी जो समंदर से निकलकर सीधे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस गदर की जो बर्फ की चादर के नीचे सुलग रहा है। वो अमेरिका जिसने इतिहास में जमीनें खरीदी, जंगें लड़ी, नक्शे बदले, कई बार कई देशों पर कब्जा किया। अब एक बार फिर अमेरिका वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जहां बर्फ ही बर्फ है, लेकिन बर्फ से ज्यादा इस जमीन के नीचे ताकत छिपी है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। हर कीमत पर किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड को अमेरिका लाने की जिद हो रही है। क्या यह सिर्फ सौदा है या विस्तारवादी चाल? क्या बर्फीली जमीन पर अब सुपर पावर की सियासत पिघलेगी? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका कह रहा है कि रूस और चीन के डिस्ट्रॉयर्स ऑलरेडी वहां तैनात हैं, जो कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। और इसलिए अमेरिका को ग्रीनलैंड में जाना ही होगा। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है। और आपको याद होगा कि कुछ ऐसी ही भूमिका वेनेजुएला को लेकर लगभग 2 महीने तक अमेरिका ने बनाई, जिस तरह की भूमिका ग्रीनलैंड को लेकर बनाई जा रही है। और इसके बाद वेनेजुएला की स्थिति आपके सामने है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तार है और वेनेजुएला पर अब अमेरिका का राज है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे रूस को लेकर नेटो में गहराती दरार की। यूक्रेन को लेकर यूरोप दो फाड़ हो गया है। नेटो के अंदर दो राय उभरकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ उन देशों की आवाज है जो रूस के खिलाफ कड़े कदमों को उठाने और लगातार हथियार सप्लाई की मांग कर रहे हैं, ताकि युद्ध को जल्द से जल्द रूस के लिए महंगा बनाया जा सके और यूक्रेन लगातार लड़ता रहे, जंग जारी रहे। तो दूसरी तरफ है यूरोप का एक और पावरफुल मुल्क इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक ऐसी पहल की है जिसने पूरे यूरोप को चौंका दिया है, जिसने अमेरिका तक को चौंका दिया है। मेलोनी का कहना है कि इस खतरनाक संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और शांति प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यूरोप को पुतिन से बात करनी चाहिए कि पुतिन चाहते क्या हैं। जब तक दोनों पक्षों से बात नहीं होगी तब तक यह युद्ध विराम नहीं हो सकता। और यही बयान नेटो के अंदर भी विभाजन की कहानी बयां कर रहा है। राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। क्या नेटो एकजुटता रख पाएगा? वैसे ही ग्रीनलैंड के ऊपर पहले ही अमेरिकी खतरा है, जिसके बाद डेनमार्क ने कहा था कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो नेटो वैसे ही खत्म है।
यह खबर हमने डिटेल से आपको वर्ल्ड नाउ में बताई थी। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यूरोप का एक धड़ा अब पुतिन के साथ आएगा और दूसरा धड़ा अमेरिका के साथ जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की संभावित भविष्यवाणी की, जो लेकर आई है ट्रंप के हालिया फैसलों और बाबा वेंगा की चेतावनी से। बाबा वेंगा ने जो बातें 2026 को लेकर कही, जिसकी खबरें हमने आपको लगातार दिखाई, 2025 में भी दिखाई, 2026 में भी दिखाई, और 2026 के शुरुआती 10 दिनों में ऐसा लग रहा है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सच है और दुनिया एक भयंकर युद्ध की तरफ बढ़ रही है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां कैसे सच साबित हो रही हैं, हम आपको दिखाएंगे डिटेल से और आपको बताएंगे कि भविष्य की ये अनिश्चितता दुनिया की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है, दुनिया को कैसे युद्ध के मुहाने की तरफ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खींचकर ले जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात उस चाल की जिसने समंदर के पानी को गर्म कर दिया है और पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसे हर देश सदमे में है। अमेरिका खुले आम समंदर में दादागिरी कर रहा है और इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। ये वही तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाला है और इसी के साथ शुरू हुआ है समंदर में दादागिरी का सबसे खतरनाक खेल। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ऐलान कि अब वेनेजुएला का तेल भी अमेरिका की शर्तों पर बिकेगा और अगर कोई समंदर में उतरने की कोशिश करेगा तो उसके टैंकर को सीज कर दिया जाएगा। यह रूसी तेल टैंकर की 2 दिन के पहले की तस्वीर है जिसे अमेरिका ने बेला 1 शिप को सीज कर लिया और इसके बाद से पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं, भड़के हुए हैं। दुनिया को लग रहा है कि 2 परमाणु ताकतों के बीच के टकराव ठीक नहीं है। खुला समंदर, बीच रास्ते चलता तेल से भरा टैंकर और अचानक अमेरिकी नौसैनिक उसमें एंट्री मारते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, चारों तरफ जंगी जहाज होते हैं और कुछ ही पलों में तेल टैंकर पर अमेरिका कब्जा कर लेता है। यह है अमेरिकी पावर का लाइव प्रदर्शन। इसे आप अमेरिकी दादागिरी भी कह सकते हैं। अमेरिका कह रहा है हमने जब सैंक्शन लगाया हुआ है तो इस इलाके में किसी देश के घुसने की आवश्यकता क्या है, फिर चाहे वो रूसी क्यों ना हो। अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरे दिन कैरिबियन सागर में ओलिना नाम के एक और तेल टैंकर को जब्त कर दिया। इसे वेनेजुएला के खनन तेल पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। इस तेल टैंकर को यूएस मरीन और नेवी के जवान ने रोक लिया और उसके बाद सीज कर लिया गया। अब तक तीसरा तेल टैंकर है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है और अब तक टोटल जो तेल टैंकर सीज किए गए हैं उसकी संख्या टोटल 5 बताई जा रही है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से अमेरिका समंदर में घुसकर इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। यूएस सदर कमांड ने इस जब्ती की पुष्टि की है और कड़ा संदेश दिया है। कहा है अपराधियों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब तक अमेरिका कुल 5 तेल टैंकर्स को सीज कर चुका है। यानी समंदर में ट्रंप की दादागिरी खुलेआम चल रही है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं, कोई यूएन नहीं, कोई यूएनएससी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट। अब तक 5 टैंकर सीज किए हैं अमेरिका ने। ओलिना, जिसे पहले मिनेर्वा के नाम से जाना जाता था, आपको बता दें कि इससे अलावा मरीनिरा को भी अमेरिका ने सीज किया, जिसे बेला 1 या एमवी बेला 1 के नाम से जाना जाता था। एम सोफिया, कभी कभी केवल सोफिया भी इसे कहा जाता है। स्किपर दिसंबर 2025 में वेनेजुएला के पास कैरेबियन में सीज कर लिया गया। सेंचुरीज इसी फ्लीट का हिस्सा था, हाल में इसे इंटरसेप्ट किया गया, इसको सीज कर लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई तेज की और निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया, तब से अमेरिका लगातार तेल टैंकर्स को निशाना बना रहा है, चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो रूस का ही क्यों ना हो। और एक समय तो ऐसा आ गया जब बेला 1 को अमेरिकी नौसैनिक सीज कर रहे थे, वहां पर रूस की परमाणु पनडुब्बी भी मौजूद थी।
आप अनुमान लगाइए, अगर रूसी नेवी पर गलती से एक मिसाइल रूस ने फायर कर दिया होता, रूस ने संयम का परिचय नहीं दिया होता, रूस भी, पुतिन भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह अग्रेसिव चल रहे होते, तो फिर क्या होता? दुनिया खत्म। रूस अमेरिका आमने सामने। क्या वो एस्केलेशन को रोक पाते? तो ये अमेरिका जो करना चाह रहा है वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। इसे कहते हैं आग से खेलना। इससे पहले अमेरिकी नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस के झंडे वाले मरीना टैंकर को कब्जे में लिया था। वहीं रूस का एक और जहाज कैरेबियन सागर में अमेरिका ने सीज कर लिया है। एक तरफ वेनेजुएला में अमेरिका घुसा हुआ है, दूसरी तरफ रूस के साथ भी लगातार अमेरिका तनाव बढ़ा रहा है। किसी की नहीं सुन रहा और दुनिया भर के तेल पर अपनी ही पकड़ की बात कर रहा है। अब वेनेजुएला को कह रहा था कि भाई वहां पर ड्रग्स का काम हो रहा है। अमेरिका की दलील थी कि भाई वहां से जो ड्रग्स है वो पूरे अमेरिका में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसने के बाद यह कह दिया कि वेनेजुएला के रिजर्व में मौजूद जो कच्चा तेल है उसमें 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा अमेरिका। अब कहां गई ड्रग्स की बात? अमेरिका वेनेजुएला के 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचेगा। यह तेल सैंक्शन है, जो पहले ब्लॉकेड था। अमेरिका और वेनेजुएला के लोगों के फायदे में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में यह सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का फायदा होगा? खुलेआम दादागिरी चल रही है। तेल, सत्ता और सौदेबाजी, दुनिया को नसीहत देने वाला अमेरिका अब खुलकर इस मैदान में सामने आ चुका है। जो डील पहले पर्दे के पीछे होती, जो खेल पहले पर्दे के पीछे खेला जाता था, अब अमेरिका खुलेआम शो ऑफ कर रहा है, खुलेआम दादागिरी कर रहा है, मसल फ्लेक्स कर रहा है। डील भी अमेरिका करेगा, तेल भी अमेरिका बेचेगा, शासन भी अमेरिका करेगा, मुनाफा भी अमेरिका लेगा और फैसला भी अमेरिका करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर ऐसा प्लान तैयार किया जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट में खलबली मचा दी। व्हाइट हाउस के बंद कमरे में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में टेबल पर बैठे थे अमेरिका की दिग्गज तेल कंपनियों के सीईओ, सामने थे डोनाल्ड ट्रंप। मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। तेल पर कंट्रोल कैसे किया जाए, वेनेजुएला से तेल कैसे निकाला जाए। इस मीटिंग में ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में डालेगा। यानी जिस वेनेजुएला पर सालों से ड्रग्स को लेकर प्रतिबंध लगाए गए, अब उसी तेल को अमेरिका कैश मशीन बना रहा है। अब बात ड्रग्स की नहीं हो रही, अब बात हो रही है ऑयल की, तेल की। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पहले ही रोडमैप तैयार कर चुका है। किस रूट से तेल निकलेगा, कौन खरीदेगा, किस कीमत पर बिकेगा, सब कुछ वॉशिंगटन तय करेगा। यानी देश किसी और का सौदा हुआ अमेरिका का, फायदा होगा अमेरिका का। यानी यही है अमेरिका का असली चेहरा। भाड़ में जाए लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें। अब ड्रग्स भी मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ तेल के लिए सीधी लूट की राजनीति। ट्रंप का यह कारोबार सिर्फ कारोबार नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल हथियार है। मिडिल ईस्ट के बाद अब लैटिन अमेरिका के तेल पर भी अमेरिका शिकंजा कस रहा है। यानी इस फैसले से ग्लोबल ऑयल प्राइस में उथल पुथल तो है, लेकिन देशों के आपस में टकराने के कयास भी बढ़ रहे हैं। ओपेक की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी और दुनिया एक बार फिर अमेरिकी तेल नीति की कैदी बन जाएगी। तेल कंपनियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में चलाए गए ऑपरेशन पर अमेरिकी सेना की तारीफ की। वो बड़े खुश हो रहे हैं। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब वेनेजुएला के तेल पर वेनेजुएला का कोई हक नहीं रह गया। मैं कहता हूं, आपने तो कार्रवाई ड्रग्स को लेकर की थी, तो बात ड्रग्स की कीजिए। आपने कौन से ड्रग्स के हाइडआउट्स बस्ट किए, कितनी कार्रवाई की, कहां ड्रग्स निकला, कहां ड्रग्स की फैक्ट्रियां थी, कहां ड्रग्स बनाए जा रहे थे। व्हाट इज दिस? आप तेल की बात कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ वेनेजुएला में तेल दिख रहा है, अब ड्रग्स नहीं नजर आ रहा। कार्रवाई ड्रग्स के नाम पर हो रही है। ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के नाम पर मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब ट्रंप को तेल दिख रहा है। तो इतना तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि यह मामला ही तेल की एबीसीडी से जुड़ा हुआ था। यह कोई ड्रग्स की कहानी नहीं थी। दिस इज फेक स्टोरी। अब सब फैसला व्हाइट हाउस करेगा। तेल का सौदा, तेल का नियंत्रण, तेल की कमान सब अमेरिका के हाथ में।
यानी जो काम व्हाइट हाउस के भीतर पहले बंद दरवाजों के पीछे किए जाते थे, अब खुलेआम मंच पर आकर किए जा रहे हैं, मीडिया को बुलाकर बयान देकर किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग करके ऐलान करें कि हाँ, हमने ऐसा किया और हम ऐसा करेंगे, दुनिया जो करना चाहे कर ले। टेबल पर नक्शे, आंकड़े और तेल के सौदे के बीच अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के सामने ट्रंप साफ मैसेज दे रहे हैं, वेनेजुएला की तबाह हो चुकी ऑयल इंडस्ट्री को खड़ा करना है, लेकिन अमेरिका के लिए। दरअसल ये मदद नहीं है, ये तेल का खेल है। और जो ये एस्केलेशन चल रहा है समंदर के बीच में, इसको लेकर रूस ने कहा कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का सीन बना। कोई वर्ल्ड वॉर डायरेक्ट यूएसएसआर और अमेरिका के बीच लड़ाई लड़कर, या जर्मनी इटली के बीच लड़ाई लड़कर, या जर्मनी अमेरिका के बीच नहीं हो गया था, या जापान अमेरिका के बीच नहीं हो गया था। इसमें भी छोटे छोटे एस्केलेशन थे जो आज की तारीख में नजर आ रहे हैं। ऑयल टैंकर पे कब्जा कर लेना, रूसी टैंकर को हथिया लेना, वेनेजुएला में घुस जाना, ग्रीनलैंड पर हमले की बात करना, चाइना और रशिया से पंगे लेना। हुआ क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला। मुख्य वजह क्या थी? यूरोप में बढ़ती तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति, सैन्य प्रतिस्पर्धा और अलायंस ने युद्ध का माहौल बनाया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने सर्बियाई राष्ट्रवादी ग्रेविलो प्रिंसिप साराजेवो की हत्या करवा दी, और यही हत्या युद्ध की पहली चिंगारी बनी। ये एक छोटा मूव था, एक व्यक्ति की हत्या थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर। अमेरिका कह रहा क्या हुआ, हमने तो एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को कब्जा किया, इससे क्या हो जाएगा? इससे वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताते हैं। 1939 से 1945 तक यह युद्ध चला। मुख्य कारण क्या था? पहले विश्व युद्ध के बाद हुए वर्साई संधि की कड़क शर्तों से जर्मनी में असंतोष, आर्थिक संकट और हिटलर के नाजीवाद का उदय हुआ। साथ ही यूरोप और एशिया में विस्तारवादी नीतियां और भू राजनीतिक तनाव बढ़ने लगे। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, और धीरे धीरे यह युद्ध जल्द ही कई महाद्वीपों तक फैल गया। यानी जो काम वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया, या जो काम ग्रीनलैंड में घुसकर अमेरिका करना चाहता है, यूरोप इस बात को लेकर खफा है कि ग्रीनलैंड की बात क्यों की जा रही है। डेनमार्क इस बात को लेकर खफा है। डेनमार्क ने पहले ही कह दिया नेटो का खात्मा होगा अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में घुसता है तो अमेरिका और नेटो आमने सामने हो सकते हैं, अमेरिका यूरोप आमने सामने हो सकते हैं, और अमेरिका और यूरोप के बीच की डेनमार्क नामक चिंगारी, जिसके बारे में आगे शो में हम बात करेंगे, वो महायुद्ध का मैदान बन सकता है। वेनेजुएला पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, तेल इंडस्ट्री खस्ता हाल है, और अब ट्रंप उसी तेल को अमेरिका के नाम कर रहे हैं। वेनेजुएला की धड़कती तेल इंडस्ट्री पर अमेरिकी दिग्गज कंपनियों का एक समय था डंका बजता था। एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, कई बड़े तेल घराने वेनेजुएला के तेल कुओं पर राज करते थे। उनके लिए वेनेजुएला की कच्ची तेल संपदा सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक हथियार था। आज वो दिग्गज कंपनियां पीछे हट चुकी हैं, पर अमेरिका की भू राजनीति और आर्थिक लालच कम नहीं हुई है। वेनेजुएला पर कब से अमेरिका की नजर रही है वो देखिए आप, और कब से यहां के तेल को अमेरिका एक्सप्लॉइट करता रहा है। 1922 में माराकाइबू में झील के पास बड़े तेल भंडार की खोज हुई। फिर स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में प्लांट लगाने का काम शुरू किया, निवेश किया। 1928 तक ये इतने रफ्तार से किया गया कि 1928 तक वेनेजुएला दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक बन गया। 1990 और 2000 के बीच में अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्टर बना रहा। यहां से हर रोज 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया जाता था अमेरिका के लिए, और अमेरिका की रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का हैवी क्रूड सबसे मुफीद माना गया। पीडीवीएसए की अमेरिकी कंपनी सिटगो सप्लाई चेन की रीढ़ बनी, और वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शुमार हो गया। इस दौर में अमेरिकी निवेश से तेल उत्पादन चरम पर पहुंचा। तेल उत्पादन से लेकर निर्यात तक सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला पर। वेनेजुएला के तेल भंडार ने इसे
पावर प्ले का केंद्र बना दिया। विश्व के बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहां पहुंचने लगे, लेकिन फिर अमेरिका का सैंक्शन लगा, इससे तेल की किल्लत हुई और कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। फिर मादुरो का रुख, जब मादुरो शावेज के बाद मादुरो आए तो मादुरो ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ रणनीतिक गठजोड़ बढ़ाए। रूस चीन ब्लॉक के साथ वेनेजुएला की साझेदारी, अमेरिका की वैश्विक दबाव नीति को चुनौती, और इसके बाद से कहानी आपके सामने। आज मादुरो गिरफ्तार है और अमेरिका में कार्रवाई जारी है उन पर। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो स्थिति ठीक नहीं है। कहते हैं वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है। जो वेनेजुएला का रिजर्व है वो 303 बिलियन बैरल का है। इसके बाद सऊदी की बारी आती है। सऊदी अरब में 267.2, ईरान में 208.6, कनाडा में 163.63, इराक में 145.02, यूएई में 113, कुवैत में 101.5, रूस में 80 बिलियन बैरल, अमेरिका में 55.25, लीबिया में 48.36 और बाकी दुनिया में कुल 244.23 बिलियन बैरल का रिजर्व। और इसलिए वेनेजुएला अमेरिका को चाहिए। वेनेजुएला में जो ऑयल है उसमें मुख्य क्षेत्र जो है वो ओरिनोको ऑयल बेल्ट है। यह इलाका करीब 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल प्रमाणित तेल भंडार 303 अरब बैरल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और वैश्विक रैंक में दुनिया में सबसे टॉप पर आता है वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला का ऑयल सोर ऑयल माना जाता है। हेवी क्रूड है लेकिन सोर ऑयल है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। कहते हैं इसको रिफाइन करने में और इसको प्रोसेस करने में काफी मेहनत है और एक कॉस्टली प्रक्रिया है। इसलिए वेनेजुएला के पास ऑयल भंडार तो है, लेकिन ये ऑयल उस लेवल का नहीं है जिसके लिए दुनिया बहुत दिमाग लगाए। हालांकि ट्रंप अब वेनेजुएला को ऑयल को कंट्रोल करेंगे और कई बार खुलकर कह चुके हैं कि वेनेजुएला का तेल गलत हाथों में, उनके लिए मादुरो सरकार एक बाधा थी जिसे हटा दिया गया है और अब अमेरिका वहां अपनी पसंद की सत्ता देखना चाहता है। प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के पीछे असली मकसद यही था, वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी हितों के लिए काम आए। अब ऑयल के इस खेल में रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। तेल टैंकर पर कब्जे के बाद पुतिन आग बबूला है। अमेरिका और रूस के बीच का यह तनाव कैसे कम होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन पुतिन और रूस इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। इवन रूस में यह भी मांग उठ रही है कि इस पर अमेरिका पर आर्मी एक्शन रूस को करना चाहिए, क्योंकि रूसी झंडे वाला ऑयल टैंकर जब से सीज किया गया है, पूरे रूस में पुतिन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका को जवाब कब दिया जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर रही। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रीनलैंड की। अमेरिका जिसे दुनिया के कई हिस्सों को अपने कब्जे में लिया, कई हिस्सों को खरीदा, कई हिस्सों को लेकर डील किया, वही अमेरिका एक बार फिर से डील मोड में, और डील में इस बार दांव पर है ग्रीनलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर हर कीमत पर कब्जा चाहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व का जरूरी हथियार भी है। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जो कभी दीवार बनाने के सपने देखते थे, तो कभी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने का ख्वाब, कभी नोबेल पुरस्कार का सपना, तो अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया ख्वाब है, ग्रीनलैंड का ख्वाब। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा चाहते हैं। कहते हैं ये डील होनी चाहिए जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के दिमाग में सत्ता का नक्शा बस फैलता ही जा रहा है। ग्रीनलैंड का सपना क्यों देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आर्कटिक के बीचों बीच है, अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सुपर हॉट जियोपॉलिटिकल पॉइंट है। यहां से आर्कटिक समुद्री रास्तों और एयर स्पेस पर कंट्रोल हो सकता है। यहां से रूट्स बड़े शॉर्टकट वाले निकल सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड का एक गेम चेंजर इलाका बन सकता है। ये दुर्लभ खनिजों का इलाका है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, यूरेनियम है, तेल है, गैस है, भविष्य की टेक और एनर्जी की रीढ़ है। दुनिया के 13% का तेल यहीं से आता है, 30% गैस भी आर्कटिक में मौजूद है।
ग्रीनलैंड में कोयला है, लोहा है, तांबा है, जिंक है, रेयर एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि नियोडीमियम है, प्रासियोडीमियम है, डिस्प्रोसियम है, टर्बियम है, यूरेनियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स की भारी मौजूदगी भी है जैसे मोनोजाइट है जो कि खास खनिज है जो ईवी बैटरी और मैग्नेट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य ताकत का आधार भी है। अमेरिका के कई सारे बेसेज हैं वहां पर, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां डिप्लॉयड है, थूले एयर बेस है, नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी का केंद्र है, क्लाइमेट रिसर्च की सबसे बड़ी लैब है। हालांकि क्लाइमेट रिसर्च को लेकर अमेरिका को कोई लेना देना नहीं। अमेरिका ने क्लाइमेट से जुड़े जितने संगठन थे उसे 2 दिन पहले ही एग्जिट मार दिया है। अमेरिका को क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी दावा करता है कि क्लाइमेट रिसर्च का इलाका है इसलिए हमें ग्रीनलैंड जाना है। समुद्र ग्लोबल क्लाइमेट पर इसका सीधा असर होता है। यहां पर स्टडी करने के लिए बहुत सारे देश पहले से मौजूद हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है जो बात डोनाल्ड ट्रंप भी कबूल कर रहे हैं कि यह महाशक्तियों के टक्कर का मैदान बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस और चीन के डिस्ट्रॉयर्स ग्रीनलैंड पर मौजूद हैं और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड नहीं पहुंचा तो चीन और रूस वहां पहुंच जाएंगे। चीन और रूस के नाम पर डराकर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सच्चाई तो यही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया वो बहुत चौंका रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं अगर ग्रीनलैंड को सिक्योर नहीं किया गया तो रूस और चीन वहां कब्जा कर लेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या है। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ये पूरी की डोनाल्ड ट्रंप की हड़प नीति पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। वेनेजुएला में घुसपैठ के बाद ट्रंप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। वो कई देशों को देख रहे हैं इस वक्त। ग्रीनलैंड को देख रहे हैं, ईरान को देख रहे हैं, मैक्सिको को देख रहे हैं, क्यूबा को देख रहे हैं, कोलंबिया को देख रहे हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट है इन देशों को लेकर। ट्रंप के लिए सिर्फ एक ही मापदंड है, मेरा फायदा, मेरा कब्जा और मेरे परिवार का फायदा। 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 में अमेरिका के लिए जितना काम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया उससे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए किया। हालांकि इसके डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये आरोप लग रहे हैं। 2025 में अमेरिकी मीडिया ने इस तरह की एक रिपोर्ट निकाली। और इधर वेनेजुएला पर हाथ साफ करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड को अगली जीत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेनमार्क के पीएम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर दखल बढ़ाया तो नेटो के खात्मे की शुरुआत की। ट्रंप की इस हरकत ने न सिर्फ क्षेत्रीय शांति बल्कि स्थिरता को भी खतरे में डाल दिया है। अमेरिका के पुराने सहयोगियों के दिलों में दरारें पैदा कर दी। ग्रीनलैंड के इस रणनीतिक द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास ट्रंप की विस्तारवादी और दबंग रवैये का प्रमाण दे रही है। अमेरिका की विस्तारवादी नीति जिसने एक छोटे से 13 राज्यों वाले देश को दुनिया की महाशक्ति बना दिया। कहते हैं चीन जो है वो विस्तारवादी नीति लेकर चलता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अमेरिका ने इसकी शुरुआत की। आज वही अमेरिका की पोल हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। क्या है अमेरिका की विस्तारवाद नीति, आइए देखते हैं। क्षेत्रीय विस्तार, खरीद, युद्ध, कूटनीति और डील। कभी सिर्फ 13 राज्य का स्टेट हुआ करता था यूएस, लेकिन आज 50 राज्यों की महाशक्ति बन चुका है। क्या ये ऐसे ही मुमकिन हुआ? आजादी के बाद पश्चिम की ओर विस्तार, विचारधारा, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, लगातार चलने वाली रणनीति। पहला दौर 19वीं सदी का क्लासिकल विस्तारवाद। मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या था? अमेरिका का दावा, ईश्वर ने अमेरिका को पूरे उत्तर अमेरिकी महाद्वीप पर फैलने का अधिकार दिया है। कीमत किसने चुकाई? नेटिव अमेरिकन ने, जिनका नरसंहार किया गया। जमीन, संस्कृति और पहचान का विनाश किया गया। सैन्य ताकत का भरपूर इस्तेमाल अमेरिका ने किया। फिर आ जाइए 21वीं सदी के नए विस्तारवाद पर। 2025 और 26 में ट्रंप के एरा पर आ जाइए।
नया नाम सोच पुरानी। तो क्या है नया विस्तारवाद? सीधे जमीन पर कब्जा नहीं, संसाधनों पर कब्जा, जैसे तेल, गैस, मिनरल्स, रणनीतिक लोकेशंस। उदाहरण के तौर पर ग्रीनलैंड पर दावा, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला। असल वजह क्या है? ऑयल, रेयर अर्थ मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वेनेजुएला का तेल टैंकर सीज कर लिया, वेनेजुएला पर कंट्रोल कर लिया। मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक में मिलिट्री प्रेजेंस, बेसेस और दबाव की राजनीति अमेरिका लंबे समय से करता आया है। यहां तक कि एक वक्त में अलास्का जो है वो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अलास्का को भी अमेरिका ने अपने हिस्से में मिला लिया। यानी एक वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा हुआ करता था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर कहते हैं कि कभी उसका सूर्यास्त ही नहीं होता था। ब्रिटेन का इतना दबदबा था पूरी दुनिया में। और आपको कभी यह जानना हो कि ब्रिटेन के उपनिवेश कौन कौन से देश थे, तो कभी कॉमनवेल्थ गेम्स के देशों की लिस्ट उठाकर देखिएगा। जितने भी देश उस कॉमनवेल्थ गेम्स के दायरे में आएंगे, वहां तक ब्रिटेन की पहुंच और धमक थी और शासन था। हालांकि सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका को हथियाने के इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। साल 1700 आते आते उस समय तक इन तीन ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप को मिली जुली आबादी अमेरिका जा बसी। इनमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से, लेकिन ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आई और शुरू हुई अमेरिका के अंदर आजादी की जंग। आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आजाद हुआ। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में इसे लागू कर दिया गया। इसलिए अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 को आजादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। इसके बाद शुरू हुआ अमेरिका के नक्शे को बदलने वाला सिलसिला। अमेरिका के नक्शे को बदलने वाले 5 बड़े फैसले आप जान लीजिए। 1803 में अमेरिका ने लुइसियाना को फ्रांस से खरीद लिया। 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा को $50 लाख में खरीद लिया। 1845 में अमेरिका ने टेक्सास का खुद से विलय करवा लिया। 1848 की जंग में मैक्सिको को अमेरिका ने कब्जा कर लिया। 1867 में अलास्का को $72 लाख में रूस से अमेरिका ने खरीद लिया। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुसियाना खरीद लिया। इसके बाद अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक विस्तार हो गया। इसके बाद अमेरिका का मैक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1948 में अमेरिका ने मैक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए गए। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इसमें इलिनॉइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे नाम भी शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां अमेरिका अपनी सेना भेजकर उसको कब्जा लेता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैलिफोर्निया मैसेकेयर, जिसे कैलिफोर्निया नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जहां अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने 1867 में रूस से $72 लाख में अलास्का को खरीद लिया। उसके बाद किंगडम ऑफ वाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर भी कब्जा कर लिया। आगे चलकर उसने स्पेन को $2 करोड़ देकर फिलीपींस खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आजादी मिल गई। यह अमेरिका की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 राज्यों वाला एक सीमित देश 50 राज्यों वाला विशाल काय देश बन गया, जिसके पास
धरती का एक बड़ा हिस्सा आ गया। और अमेरिकन की ये भूख आज भी जिंदा है। अब वो बात करते हैं कनाडा की, कि कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट बनेगा, 51वां राज्य बनेगा। वो बात करते हैं ग्रीनलैंड की। क्या डोनाल्ड ट्रंप की विस्तारवादी भूख अमेरिका को धीरे धीरे दुनिया से काटना शुरू कर देगी? क्योंकि वो दौर नहीं है 1860 और 1850 और 1870 1890 वाला। आज हर मुल्क पावरफुल है और यही वजह है कि अमेरिका फर्स्ट की जो ट्रंप की नीति है, इसके खिलाफ यूरोप भी खड़ा हो रहा है, चीन भी खड़ा है, रूस भी खड़ा है। वेनेजुएला पर जब हमला हुआ तो भारत ने भी निंदा की और कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, बातचीत के टेबल पर होनी चाहिए बातचीत। यह नहीं कि किसी देश में घुसे और वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया। ग्रीनलैंड पर नजर, तेल टैंकरों की जब्ती और व्यापार को हथियार बनाने की रणनीति, सब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो भी खुलेआम। ये सब संकेत है कि अमेरिका साझेदारी नहीं, शर्तें थोपना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है, वो डील करना चाहता है। लेकिन होगा वही जो अमेरिका चाहेगा। जो देश कल तक अमेरिका के करीबी दोस्त थे, अब वही अमेरिका के सबसे बड़े आलोचक बन गए, वही अमेरिका के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब कोई महाशक्ति सहयोग छोड़कर दबाव की राह चुनता है तो दोस्ती टूटती है, दुनिया नए ध्रुव तलाशती है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। तो सवाल यह कि ट्रंप की आक्रामक नीति अमेरिका को ताकतवर बनाएगी या फिर अमेरिका से सुपर पावर का तमगा धीरे धीरे छीनता चला जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और यह खबर जरूरी भी बहुत है। अभी तक रूस को लेकर अमेरिका ने कहा, भारत ने कहा, चीन ने कहा कि रूस की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन अब एक ऐसे मुल्क ने रूस को सपोर्ट कर दिया है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। यूक्रेन युद्ध पर नेटो के भीतर ही दो राय दिखने लगी है। एक तरफ रूस के खिलाफ लगातार हथियार और सख्ती की मांग, दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शांति की पेशकश। जी हां, इटली ने रूस की पैरवी कर दी है। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है रूस यूक्रेन जंग में। रूस ने यूक्रेन के साथ 2022 से जंग जारी रखी है। 4 साल में दूसरी बार अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल से नेटो सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर के करीब पश्चिमी यूक्रेन में हमला किया गया है। मॉस्को ने इसे पुतिन के घर पर हुए हमले की बदले की बात कही है। दूसरी ओर यूरोप और नेटो के देश इसे बड़ी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। यूरोप का मानना है कि पुतिन ने इस मिसाइल हमले से नेटो को संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि ओरिस्टिक एक ऐसी मिसाइल है जिसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसकी रफ्तार 10 मैक से ज्यादा है, यानी कि 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। यही है वो ओरिस्टिक मिसाइल जिसका इस्तेमाल रूस ने कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। जिस ओरेशनिंग मिसाइल की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल आधी रात को किया गया, जिससे नेटो की नींद उड़ी हुई। रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक यूक्रेन के लवीव शहर के पास गिरा। लवीव जो कि पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर ही दूर है। यह इलाका रणनीतिक नर्व सेंटर है, जहां मौजूद सैन्य अड्डे के जरिए युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार सप्लाई भी की जाती है। मतलब साफ है, रूस ने सिर्फ यूक्रेन को नहीं, सीधे सीधे नेटो को चेतावनी दी है। ओरेशनिक कोई आम मिसाइल नहीं है, यह हाइपरसोनिक है, यानी आवाज से कई गुना तेज, जिसकी रफ्तार भी मैंने आपको बताई। इसे रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसको कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकता, इसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इसकी रफ्तार यानी कि जो मैंने आपको बताया मैक 10 प्लस, जो कि ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज है। रेंज करीब 5,000 किलोमीटर पूरे यूरोप को कवर करता है।
टारगेट टाइम मिनटों में हमला, दुश्मन को रिएक्शन का मौका नहीं मिलता क्योंकि स्पीड बहुत है। मैन्यूरेबल वॉरहेड है, उड़ान के दौरान दिशा बदली जा सकती है, टारगेट भी बदले जा सकते हैं। कोई भी एयर डिफेंस आप लगा दीजिए, आप पेट्रियट लगा दीजिए, थार्ड लगा दीजिए, S-400 लगा दीजिए, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप मान लीजिए कि ब्रह्मोस से 10 गुना ताकतवर यह मिसाइल है। ये हाई एक्सप्लोजिव पेलोड ले जा सकता है, मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकता है, मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसको ट्रैक करना फिर मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटेजिक मैसेज यह है कि नेटो और यूरोप को सीधा जवाब है। डेटरेंस फैक्टर भी है कि रूस की न्यू जनरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के सामने आप नहीं टिक पाएंगे। इससे अच्छा है कि हथियार डाल दीजिए। और इसी संदेश के बाद इटली के पीएम ने कहा है कि रूस से भी बातचीत करनी होगी, क्योंकि यूरोप जानता है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, एक परमाणु चेतावनी भी है, क्योंकि ओरेशनिक वही मिसाइल है जो सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। और यही वजह है कि पूरे यूरोप की चिंता बढ़ी हुई है। रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का पहला इस्तेमाल नवंबर 2024 में किया था। यह हमला तब हुआ था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को हिमार्स मिसाइल से रूस के अंदर हमले की इजाजत दे दी। एक्सपर्ट का मानना है कि ताजा हमला रूस की पश्चिम को अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमताओं की याद दिलाने की कोशिश है। यूरोपीय नेताओं ने सीजफायर होने पर यूक्रेन में सेना भेजने पर जोर दिया है। ऐसे में उनको मैसेज भेजा गया है कि साथ ही अपने सहयोगी वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर भी रूस ने एक तरह से गुस्सा निकाला है। रूस के खिलाफ एकजुटता का दावा करने वाला नेटो आज खुद अंदर से बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन युद्ध ने नेटो की ताकत तो दिखाई, लेकिन उसी युद्ध ने नेटो की सबसे बड़ी कमजोरी भी उजागर कर दी। रणनीति पर मतभेद, डर और अपने अपने हित की बात। सवाल यह है कि रूस को लेकर क्या नेटो में दरार की स्थिति है, क्यों है? सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पूर्वी यूरोप, जहां पोलैंड, बाल्टिक देश आते हैं, रूस पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉइंट नंबर 2 में इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, ये रूस से सीजफायर और रूस से बातचीत के पक्ष में है। इटली से पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान भी सामने आ चुका है। यूक्रेन को हथियार देने पर भी विभाजन है। अमेरिका, ब्रिटेन लंबी लड़ाई के लिए भारी हथियार दे रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस सीमा पार हमलों को लेकर सतर्क है। रूस के भीतर हमला, रेड लाइन विवाद भी है। कुछ देश रूस के अंदर हमले की अनुमति चाहते हैं। कुछ मानते हैं इससे नेटो रूस सीधी जंग में आ जाएंगे, ये खतरा है। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का दबाव भी है। यूरोप के कई देश अभी रूसी गैस पर निर्भर हैं। प्रतिबंध लगते हैं, रूस गैस सप्लाई बंद करता है तो यूरोप को मुश्किल हो सकती है। लंबे युद्ध से यूरोप की अर्थव्यवस्था भी प्रेशर में है। और इन सब के बाद आता है नंबर 5, वो फैक्टर जिसमें ट्रंप फैक्टर की बात की जा रही है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति। नेटो फंडिंग पर सवाल है और यूरोप में असुरक्षा की बात बढ़ रही है। इसलिए यूरोपीय देश कह रहे हैं कि पुतिन से भी बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते जा रहे हैं वो किसी दिन नेटो को भी थैंक यू कर सकते हैं। और उसके ऊपर परमाणु खतरे की चिंता भी है, जैसे रूस ने नई ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। परमाणु एस्केलेशन का डर नेटो को भी बांट रहा है और अमेरिका नेटो के खिलाफ जा रहा है। रूस के खिलाफ खड़ा नेटो आज खुद सवालों के घेरे में है। कोई युद्ध चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई ताकत दिखाना चाहता है, कोई बचकर निकल जाना चाहता है। साफ है, रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, वो नेटो की एकता की परीक्षा भी ले रहा है, जिसमें अब दरारें दिखने लगी हैं। ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक विश्वविद्यालय में रूस के विशेषज्ञ गेरहार्ड मैंगोट कहते हैं कि मॉस्को इस बात से निराश है कि उसे अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत में हाशिए पर धकेला जा रहा है। यूरोप के जो यूक्रेन में सैनिक भेजे जाने का प्रस्ताव है, उससे भी रूसी नेता निराश है। ऐसे में मिसाइल लॉन्च अमेरिका और यूरोपीय लोगों के लिए रूसी सेना की क्षमताओं के बारे में एक बार फिर से बड़ा संकेत है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी हेड दिमित्री मेदवेदेव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इशारा किया कि मिसाइल लॉन्च का संबंध मादुरो की गिरफ्तारी और रूसी झंडा लगे वेनेजुएला के तेल टैंकर पर अमेरिका के कब्जे से भी। मैंने आपको कहा था
रूस शांत नहीं बैठेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, और आप देख लीजिए कि क्या रिएक्शन हुआ है। परमाणु हथियार केपेबल मिसाइल का इस्तेमाल यूरोप पर, यूक्रेन पर, नए अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावना का भी रूसी मंत्री जिक्र कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बयान दिया है जिससे यूरोपीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उनका सीधा संदेश है कि शांति चाहिए तो बातचीत से भागा नहीं जा सकता और रूस से भी बातचीत होनी चाहिए। मेलोनी का यह रुख ऐसे समय में आया है जब युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और किसी ठोस नतीजे की उम्मीद दिख नहीं रही है और नेटो कमजोर पड़ रहा है, यूरोप अलग थलग हो रहा है क्योंकि अमेरिका यहां से निकलना चाहता है। अमेरिका कह रहा है यूरोप की दिक्कत यूरोप संभालो, हमारे ऊपर मत थोपो, हम अपनी जंग लड़ सकते हैं, तुम अपनी देखो। और अगर यूरोप अलग थलग पड़ा तो रूस की मार से यूरोप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पूरा यूरोप मिलकर भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूरोपीय देशों के टोन चेंज हो रहे हैं। पीएम मेलोनी ने कहा कि यूरोप अगर सिर्फ यूक्रेन की बात सुनता रहा तो वो खुद को एक सीमित भूमिका में कैद कर लेगा। उनका तर्क सीधा था कि जब तक दोनों पक्षों में बात नहीं होगी, यानी कि जब तक पुतिन से भी बातचीत नहीं होगी, तब तक कोई टिकाऊ समाधान निकाला ही नहीं जा सकता है। लगभग 4 साल से चल रहे इस युद्ध ने न सिर्फ यूक्रेन और रूस को थकाया है, जलाया है, बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी गहरा असर डाला है। ऊर्जा संकट से लेकर सुरक्षा चिंताओं तक आम यूरोपीय नागरिक इसकी कीमत चुका रहा है। मेलोनी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के हालिया बयान से भी सहमति जताई। मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि रूस से दूरी बनाए रखना अब समाधान नहीं है बल्कि समस्या बनता जा रहा है। मेलोनी के मुताबिक यह सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार का सवाल नहीं है, यह इस बात का फैसला है कि यूरोप खुद शांति प्रक्रिया को दिशा देना चाहता है या सिर्फ बाहर से लिए गए फैसलों पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। यानी अमेरिका की चाल ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना शुरू कर दिया। उथल पुथल बहुत ज्यादा है और यूरोप को अपने भविष्य का संकट दिख रहा है, इसलिए अब वो पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। क्या पता यूरोप रूस से दोस्ती भी कर ले, अमेरिका को अगर साइड करना हो, कॉर्नर करना हो, क्योंकि तो अमेरिका तो एकला चलो रे की राह पर चल पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वॉर का सीन बन रहा है इसमें एक व्यक्ति की याद आती है, शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे। उनका नाम है बाबा वेंगा। कहते हैं भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन भविष्य को लेकर डर हर किसी के जहन में है आज 2026 में, और इसलिए याद आ रही है भविष्य का वाणी करने वाली वही शख्सियत जिनका नाम है बाबा वेंगा, जिनकी कई बातों के सच साबित होने का दावा किया जाता रहा। बुल्गारिया की रहस्यमयी बाबा वेंगा, जिन्हें बाल्कन की नास्ट्रेडामस कहा जाता था, उन्होंने साल 2026 को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की जिसके पहले चैप्टर की एक एक लाइन सटीक साबित हो रही है। क्या कहा है बाबा वेंगा ने और उसको आज के हालात से अगर मैच कराएं तो वो कहती है कि 2026 में पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध, वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ेगी। आप देख लीजिए हालात कैसे हैं। मैं आपको रोज वर्ल्ड नाउ में चीजों की डिटेल, खबरों की डिटेल दे रहा हूं। बाबा वेंगा ने कहा कि 2026 में यूरोप से युद्ध की शुरुआत होगी। आप देख लीजिए रूस ने किस तरह से ओरेशनिक मिसाइलों के इस्तेमाल की शुरुआत कर दी। फिर उन्होंने कहा कि शक्तिशाली देश आमने सामने आ जाएंगे, आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। अब ट्रंप के फैसले और बाबा वेंगा की आप चेतावनी को जोड़ दीजिए, एक्सट्रैक्ट क्या निकलेगा? दुनिया में इस वक्त हड़कंप है, केओस है। लग रहा है कि बाबा वेंगा ने जो कहा वैसा ही हो रहा है। 2026 में दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ जाती दिख रही है। क्यों उठा है यह डर जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सच साबित कर रहा है? ट्रंप के फैसले से आग में घी का काम हुआ है। नेटो से वो दूरी बना रहे हैं, सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं। चीन, ईरान और रूस के खिलाफ आक्रामक बयान जारी किए जा रहे हैं। नंबर 2, रूस यूक्रेन युद्ध जो यूरोप की युद्धभूमि बन चुका है। हालांकि इसको कई यूरोपीय लीडर्स भांप चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको जॉर्जिया मेलोनी की बात बताई। वो कह रही है कि न्यूट्रल रहना होगा और पुतिन से भी बात करनी होगी वरना देर हो जाएगी।
इसके अलावा धमकियों को ले लीजिए आप, जहां पर हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों की न सिर्फ धमकी दी जा रही है बल्कि अब इस्तेमाल भी शुरू हो गई है। पोलैंड और बाल्टिक देशों तक इससे तनाव फैल गया है। नेटो सीधे कूदा अगर इस जंग में तो वर्ल्ड वॉर 3 की लाइन तो यहीं से खिंच जाएगी, या यूं कहिए कि खिंच चुकी। और नंबर 3 पॉइंट, मिडिल ईस्ट, जहां बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया। तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, दुनिया के हालात, ट्रंप के फैसले और विश्व युद्ध 3 का सीन, इन डॉट्स को मिला लीजिए, ऐसा लगता है बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर भी 100% ट्रू प्रेडिक्शंस किए हैं। हालांकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं नहीं मानता कि कभी भी वॉर होनी चाहिए, कभी युद्ध होनी चाहिए, मासूमों की जान जानी चाहिए। लेकिन एक देश जो उन्माद की पराकाष्ठा को पार कर जाएगा, उसे लगेगा जो वो कर रहा है वही सही कर रहा है। यहां तक कि दुनिया के अलग अलग देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार, उनकी नीतियां पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। और अब तो अमेरिका के अंदर भी वो अमेरिकन सिटीजन्स को ही चुन चुन कर गोली मार रहे हैं। तो हालात अमेरिका के अंदर भी बहुत ठीक नहीं है, इसलिए बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मार्को रूबियो, ऑप्शन बी है पीट हेगसेथ। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है सुनीता जैन, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। सुनीता जी, बहुत बहुत बधाई। आपको जल्द ही एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।